Hello everyone, welcome back to Wayfinder Academy. We had started history optional course and till now we have discussed lecture 55. So now we are going to discuss lecture number 56. पोस्ट मॉडर्न पीरियड हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था इसके ऊपर और कुछ 3 से 4 लेक्चर हमारे हुए हैं जिसमें हमने देखा है कि किस तरीके से जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड था उसमें पॉलिटिकल जो कंडीशंस थी वो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि केओस मचा हुआ था। ठीक है, फॉरेन इन्वेजन काफ़ी हो रहा था, इंडो ग्रीक्स वगैरह आए। ठीक है, सेंट्रल एशियन ट्राइब्स थी, ये इंडो ग्रीक्स हो गए, फिर शाकाज हो गए, फिर कुशान आ जाए, बीच में पहलवाज आए थे। ताकि उतना उतना इनका मतलब डोमिनेंस नहीं था पहलवाज का, लेकिन इन तीनों का काफ़ी डोमिनेंस था पर्टिकुलर नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर पे। और ये जो शाकाज और कुशानास थे ये थोड़े आपके गुजरात वगैरह तक आते हुए आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो पोस्ट मॉडर्न जो पीरियड कहा जाता है इसको 200 BC से लेकर 300 CE तक। देखो अभी ये जो फेज है ना, ये पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा वो डार्क एज के हिसाब से माना जाता है, लेकिन इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी काफ़ी ज़्यादा हुई थी इस टाइम पे, क्योंकि अर्बन सेंटर्स जो ऑल ओवर द इंडिया आपको ग्रो होते हुए देखने को मिलेंगे। ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं अर्बन सेंटर के बारे में। ठीक है, हमारे नोट्स में इसके ऊपर काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है, पर्टिकुलर डेक्कन में, नॉर्दर्न इंडिया में, सदर्न इंडिया में कहाँ से कौन से अर्बन सेंटर की, इसके ऊपर हमने डिटेल में नोट्स में आपको हमारे पेड नोट्स में आपको मिल जाएगा, वो आप खरीद सकते हैं। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो नोट्स के बारे में वगैरह। फिर हमने कॉइनेज को डिस्कस किया है ना। और अभी हम क्या करेंगे, सोशल कंडीशन को डिस्कस करने वाले हैं। तो सोशल कंडीशन को आज डिस्कस करेंगे। फिर हमारा बचता है सिर्फ डेवलपमेंट ऑफ रिलीजन, जिसमें महायाना स्कूल्स का इमर्जेंस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, महायाना स्कूल इमर्ज हुआ था इसी टाइम पीरियड में, और जो बुद्धिज्म है वो एक अलग डायरेक्शन में यहाँ से आगे जाता आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है इकोनॉमी का। तो इकोनॉमी को है ना, हम 2 से 3 लेक्चर लगेंगे इसको, तो इसको सबसे एंडिंग में डिस्कस करेंगे। इसी मतलब अभी 2-3 दिनों में हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, लेक्चर्स जो है वो रेगुलर और डेली अपलोड करने की कोशिश करेंगे ताकि सिलेबस हमारा टाइम पे कंप्लीट हो। अभी थोड़ा बिजी वगैरह था। ठीक है, फिर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पोस्ट मॉडर्न चेंजेस क्या हुए थे, तो सबसे पहले तो मॉडर्न एम्पायर जो डिसइंटीग्रेट हुआ। हम ये लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको ये सारी चीज़ें समझाई थी, एक बार फिर से हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि मॉडर्न एम्पायर जो डिसइंटीग्रेट हुआ था, और मॉडर्न एम्पायर इतना बड़ा एम्पायर था, पैन इंडिया एम्पायर था। इसकी डिसइंटीग्रेशन के बाद आपको यहाँ पे चिपडम्स और स्मॉलर किंगडम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक तो चिपडम थे हिमालय के जो फुटहिल्स थे वहाँ पे, और स्मॉलर किंगडम्स आपको डेवलप होते हुए देखने को मिलेंगे, अनलेस कि जब सातवाहना वगैरह नहीं आया और डेक्कन में एक बड़ा एम्पायर जो है डेवलप हुआ, लेकिन वो भी इतना बड़ा नहीं था जितना कि मॉडर्न एम्पायर था। ठीक है, पैन इंडियन एम्पायर नहीं था। अब मॉडर्न डिसइंटीग्रेशन के बाद 500-600 साल लगे गुप्ता एम्पायर को आने के लिए, तो फिर वहाँ पे आपको पैन इंडियन एम्पायर, वो भी पैन इंडियन नहीं था, लेकिन सदर्न इंडिया में उसका कोई इतना प्रेजेंस नहीं था, लेकिन नॉर्थ इंडिया को यूनाइट करके रखा था गुप्ताज ने। ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का भी आ चुकी थी, फ्रेगमेंटेशन हुआ था पॉलिटी में, इन्वेजन इसी वजह से नॉर्थ वेस्ट से हुआ, और उनको कोई एक मतलब राजा इंडिया में था नहीं जो इनको रोक सके, इनको रेजिस्ट कर सके, इसलिए ये आसानी से पेनिट्रेट आपके इंडियन सोसाइटी में होते हुए देखने को मिलेंगे। फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आए थे, जैसे कि जो राजा थे इन्होंने अपने टाइटल चेंज कर दिए थे। पहले क्या होता था, पहले राजा जो है वो ऐसा माना जाता था कि जैसे कि अशोका ने एक टाइटल लिया था प्रियदर्शी, मतलब कि बिलोड ऑफ गॉड। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये जो राजा थे ये खुद को सुप्रीम बताने के लिए, और लोगों ने इनको एक्सेप्ट करना चाहिए, सारे समाज ने इनको एक्सेप्ट करना चाहिए, इसलिए ये खुद को भगवान का साया, भगवान का पुत्र ऐसा मतलब इन्होंने क्लेम दिया, मतलब डिवाइन ओरिजिन का क्लेम इन्होंने दिया था यहाँ से। इससे क्या होता है, इससे लोग थोड़ा सुनने के लिए, मतलब लोग थोड़ा सुनते हैं। लेकिन इससे पहले क्या होता था कि जो प्रिंस होते थे उसको एक तरीके से परछाई माना जाता था भगवान के, प्रिंस को, राजा को नहीं। लेकिन यहाँ पे राजा खुद डिवाइन ओरिजिन का स्टेटस आपको मतलब क्लेम करता हुआ देखने को मिला, जैसे कि देवपुत्रों कहा था खुद को कुशानाज ने, क्योंकि ये फॉरेनर्स थे, बाहर से आए थे, और यहाँ के लोकल लोगों को उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, इसलिए इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे कुछ स्टडीज चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। फिर मेडिवल जो पीरियड था, यहाँ पे आपको बलबन जो है वो भी ऐसे ही कुछ टाइटल्स देखने को मिलेगा, मतलब ले रहा है यहाँ पे जिले इलाई, ठीक है ना, खुदा का साया वगैरह। तो इस तरीके से कुछ राजाओं ने ऐसे टाइटल्स वगैरह लिए ताकि लोगों का विश्वास वगैरह जीत सके। अभी सोशल कंडीशन क्या थी इस टाइम पीरियड में, अभी देखो हमने अब तक काफ़ी कुछ डिस्कस किया है एंशिएंट हिस्ट्री में। जब हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्कस किया था, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो आपको देखने को मिलेगा कि जो सोसाइटी थी वो इतनी ज़्यादा रिजिड नहीं थी, मतलब वहाँ पे हिरार्की थी, क्लास हिरार्की आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिलेगी। लेकिन जो क्लास हिरार्की थी ना, वहाँ पे कोई भी वर्ण सिस्टम, मतलब बर्थ बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन जब आप आगे जाओगे, जैसे कि वैदिक पीरियड जब आता है, तो वैदिक पीरियड में क्या है, वैदिक पीरियड में हमने देखा था कि वहाँ पे ऋग्वेदिक पीरियड में तो वर्ण सिस्टम थी, लेकिन वो कास्ट बर्थ बेस्ड नहीं थी, वो वर्क बेस्ड थी। मतलब जो शूद्रा, ब्राह्मण्स हो या फिर क्षत्रिय जो है, ये इंटर चेंज हो सकते थे। अगर कोई है सपोज जो कि क्षत्रिय है, तो इसके घर में जो बेटा जन्म लेता है वो अगर पढ़ाई लिखाई, वेदों का ज्ञान, मतलब
इस नॉलेज वाली चीजें करेंगे तो फिर वो उसको ब्राह्मण कहा जाएगा, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी थी। और अगर कोई ब्राह्मण है उसके घर पे बेटा हो रहा है या फिर बेटी हो रही है, वो कुछ मतलब खेती से रिलेटेड काम कर रहा है, मतलब तो उसको वो शूद्र स्टेटस मिल जाता था। तो शूद्र अगर क्षत्रिय वाला काम करता तो क्षत्रिय मिल जाता। तो इस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी थी ऋग्वेदिक पीरियड में। लेकिन जब ऋग्वेदिक पीरियड खत्म होता है और पोस्ट वैदिक पीरियड स्टार्ट होता है, थोड़ी रिजिडिटी समाज में आती हुई आपको देखने को मिलेगी, लेकिन इतनी नहीं थी कि इतना मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। सोसाइटी मोरलेस इगेलिटेरियन थी। लेकिन कैसा क्या हुआ मॉडर्न पीरियड के बाद या फिर मॉडर्न पीरियड से हम बोल सकते हैं कि समाज में जो है एक तरीके से मॉडर्न पीरियड में तो बुद्धिज्म का ज़्यादा प्रभाव था। तो इतना ज़्यादा वहाँ पे आपको बुद्धिज्म और जैनिज्म का प्रभाव था, क्योंकि अशोका जो था वो बुद्धिस्ट फॉलोअर था और उसके जो उसके जो पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स थे वो थोड़ा जैनिज्म वगैरह को सपोर्ट करते थे। तो यहाँ पे आपको इतना ज़्यादा सोसाइटी में चेंजेस वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन पोस्ट मॉडर्न पीरियड में जब मॉडर्न एम्पायर खत्म हो जाता है तो यहाँ पे जो ब्राह्मणिकल जो फोल्ड है वो यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे अपनी पीक पे जाने की कोशिश कर रहा है। पीक पे तो नहीं गया वो, गुप्ता एम्पायर है उसके बाद में गया है। लेकिन एक तरीके से एक सीरियस आपको यहाँ पे चेंजेस सोसाइटी में देखने को मिलेंगे। रिजिडिटी जो समाज में बढ़ रही थी धीरे धीरे, ऐसा हम बोल सकते हैं। अभी ये हमें देखना है कि किस तरह के सोसाइटी में चेंजेस आए थे और क्या क्या चेंजेस समाज में देखने को मिलेंगे आपको 200 BC से 300 AD तक। मतलब ये आप ऐसा मान के चल सकते हो कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं ना अभी, ये ट्रांजिशन फेज है। और इसके बाद गुप्ता पीरियड जो है वो एकदम अपने सारे सोशल रिजिडिटी को पीक पे लेके जाएगा, ठीक है। मतलब जितने भी एविल्स आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो कास्टिज्म हो, चाहे वो वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो या फिर अनटचेबिलिटी हो, हाईएस्ट लेवल पे आपको गुप्ता पीरियड में देखने को मिलेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज माना जाता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी बोलते हैं कि गुप्ता पीरियड जो था वो एक मिथ है। गोल्डन एज इज अ मिथ रिगार्डिंग गुप्ता पीरियड। तो ये हम डिस्कस करेंगे जब हम गुप्ता पीरियड को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी जो सोसाइटी थी पोस्ट मॉडर्न पीरियड में, वहाँ पे काफ़ी नंबर ऑफ चेंजेस आए थे। हम अभी मैंने आपको मतलब डिस्कस किया आपसे, ठीक है ना। हायर डिग्री ऑफ रिजिडिटी, सोशल रिजिडिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अभी ये जो चेंजेस हो रहे थे ये क्यों हो रहे थे, या फिर जो ये जो सोशल आउटलुक में जो चेंजेस आ रहे थे ये किसकी वजह से हो रहे थे, क्या रीजन थे, क्या कारण थे। तो कॉजेज सबसे पहले तो आप बोल सकते हो कि रिपीटेड इन्वेजन हो रहा था। तो इसकी वजह से सोशल जो फैब्रिक था वो चेंज हो रहा था। तो रिपीटेड इन्वेजन वॉज अ मेजर कॉज, ठीक है। ये जो चेंजेस आए, जो सोशल रिजिडिटी आई समाज में, इसका सबसे बड़ा कॉज था ये जो रिपीटेड इन्वेजन हो रहा था ये। फिर जो नंबर ऑफ न्यू प्रोफेशन जो है वो इमर्ज हो रहे थे इस टाइम पीरियड में, क्योंकि इकोनॉमिक जो प्रॉस्पेरिटी वो एकदम बिल्कुल डेवलप, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफ़ी हो रही थी। जैसे कि आयरन यूज जो है आपको देखने को मिलेगा महाजनपद के टाइम पीरियड में। तो इरिगेशन फैसिलिटीज या फिर एग्रीकल्चर कल्टिवेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपने एक तरीके से प्रोग्रेस हो रहा था वहाँ पे, और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ रहा था। इसकी वजह से जो गैप थी बिटवीन शूद्र एंड वैश्य वो ब्लर हो रही थी। पर्टिकुलरली आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि अर्बन सेंटर्स में जो गैप थी शूद्राज एंड वैश्य के बीच में वो ब्लर हो रही थी, इकोनॉमिक गैप। और रूरल एरिया में क्या होता है, रूरल एरिया में जब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुई या फिर एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ा तो एक क्लास हिरार्की आपको वहाँ पे तैयार होती हुई देखने को मिलेगी। तो रूरल सोसाइटी को हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करने वाले डिटेल में, ठीक है। तो ये जो प्रोफेशंस न्यू इमर्ज हो रही थी, इससे एक जो वर्ना सिस्टम थी ना उसको मतलब डेंट लग रहा था। तो हर कास्ट जो थी वो खुद को थोड़ा ऊपर बताने की कोशिश करेंगे, ऑब्वियसली ह्यूमन नेचर है। इसी की वजह से जो सोशल क्राइसिस आपको यहाँ पे डेवलप होते हुए देखने को मिलेंगे। इन सोशल क्राइसिस को निपटने के लिए फिर स्मृतिज वगैरह लिखी गई, जैसे मनुस्मृति आई, फिर ना मनुस्मृति लिखी गई, फिर नारद स्मृति, यजनाओं की स्मृति। तो इस तरह की स्मृति जो आपको इसी टाइम पीरियड में देखने को मिलेंगी, इससे पहले नहीं। फिर इंटरवर्ना मैरिजेस और एसिमिलेशन ऑफ नॉन आर्यनस जो इनटू ब्राह्मणिकल सोसाइटी was also there, and that created a major problem for the social fabric of that time, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस थे, आप बता सकते हो अगर आपको किसी ने पूछा कि व्हाट वर द रीजंस बेंड चेंजेस इन सोसाइटी ड्यूरिंग पोस्ट मॉडर्न पीरियड। तो ये आप रीजन बता सकते हो कि 3 मेजर रीजन थे। सबसे बड़ा रीजन तो इसमें यही था कि जो रिपीटेड इन्वेजन फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट, एंड एक दूसरा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की वजह से क्या हुआ था कि समाज में या फिर सोसाइटी में एक नया वर्ग तैयार हो रहा था। तो वो वर्ग जो है खुद को ऑब्वियसली हाइयर रखने की कोशिश करेंगे समाज में। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन था। फिर यहाँ पे देखो आपने जैसे कि मैंने बोला कि लॉफुल और अनलॉफुल एक्टिविटीज जो भी बढ़ रही थी समाज में, क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जब बढ़ती है, समाज जब थोड़ा प्रोग्रेसिव होता है तो दोनों तरीके की चीज़ें जो है होती है, या फिर एक तो मतलब लॉफुल चीज़ें भी बढ़ती है और अनलॉफुल चीज़ें भी बढ़ती है, क्राइम्स वगैरह भी बढ़ते हैं। तो अभी इन चेंजेस को, इन चैलेंजेस को काउंटर करने के लिए कुछ चीज़ें हुई इस पीरियड में। जैसे कि सबसे पहले तो लार्ज नंबर ऑफ लॉ बुक्स लिखे गए, ठीक है, जो कि जिनका सोर्स था एक तरीके से धर्म, मतलब जिनको धर्मशास्त्र आप बोल सकते हो, ठीक है। धर्मशास्त्र लिखे गए, धर्म मतलब कि आपको पता है कि कोड ऑफ कंडक्ट रहने के लिए, और उसके लिए जो शास्त्र लिखा गया उसको धर्मशास्त्र बोलेंगे।
तो मनुस्मृति जो है उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट है। भाई मनुस्मृति जो है ना वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी आपने देखा होगा कि बहुत बार न्यूज़ में ये आती रहती है। तो क्यों कंट्रोवर्शियल है, क्या है, तो आपको धीरे धीरे अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से मनुस्मृति आएंगे ही आगे, यहाँ पे जितने भी यहाँ से आगे हम जितना भी डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के बारे में, सोसाइटी के बारे में, आप मनुस्मृति आने वाली है। तो क्यों ये कंट्रोवर्शियल है ये आपको आगे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो नारद स्मृति वगैरह लिखी है, बृहद स्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति, इस तरह की स्मृति जो है यहाँ पे आपको लिखनी मतलब डेवलप होती हुई देखने को मिलेंगी इन इसी टाइम पीरियड में। अभी शुद्राज जो था उनका स्टेटस थोड़ा डिक्लाइन हुआ ऑन द सोशल फ्रंट है। इकोनॉमिक फ्रंट पे तो थोड़ी इंप्रूवमेंट हो रही थी, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे थोड़ा एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि यहाँ पे बोला गया है कि शुद्राज का स्टेटस डिक्लाइन हो रहा है। तो ये किस बेसिस पे बोला गया, ये बोला गया मनुस्मृति में जो लिखा गया उसके बेसिस पे। मतलब एक्चुअली ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था ये हमें पता नहीं है, लेकिन हो भी सकता है ना। मनुस्मृति जो लिखी गई थी वो लोग फॉलो करते थे, 100% फॉलो नहीं करते थे, लेकिन मनुस्मृति के अकॉर्डिंग जो है ना वो शुद्राज जो है इनको ऐसा माना जाता है कि इनको 3 वर्णास को सर्व करना है, ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य, इनका यही काम है। तो इस बेसिस पे हम बोल सकते हैं इनका स्टेटस डिक्लाइन हो रहा था, लेकिन मटेरियल एविडेंसेस शो करते हैं कि इनका स्टेटस थोड़ा इंप्रूव हो रहा था, क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जब आती है, जब आप इकोनॉमिकली एक स्ट्रॉन्ग जोन में जाते हो तो आपका स्टेटस ऑटोमेटिकली समाज में थोड़ा बढ़ने लगता है। तो ये यहाँ पे एक थोड़ा मतलब कॉन्ट्रडिक्शन है। लेकिन देखो हमें कैसा मतलब हिस्ट्री जो है ना वो किसी एक सोर्सेज के बेसिस पे कभी लिखी नहीं जाती। हिस्टोग्राफी उसे तो कहते हैं, हम हिस्टोग्राफी के लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं, है ना। हिस्टोग्राफी क्या होती है कि जो जितने भी रिटर्न अवेलेबल सोर्सेज है, रिटर्न है, नॉन रिटर्न है, मटेरियल सोर्सेज है, जो भी हमारे पास है उनके बेसिस पे हम हिस्ट्री लिखते हैं क्रॉस चेक करके। तो यहाँ पे हमें वही करना है कि यहाँ पे मनुस्मृति के अकॉर्डिंग जो अगर आप देखो तो वहाँ पे बोला गया कि शुद्राज का जो स्टेटस था वो डिक्लाइन हो गया था, लेकिन मटेरियल एविडेंसेस अगर देखें तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी काफी आ गई थी, और जो वैश्य और शुद्राज थी इनकी जो गैप, इनमें बीच में गैप जो थी ना वो ब्लर हो गई थी। तो ये जो टाइम पीरियड था ना यहाँ पे इकोनॉमिक प्रोडक्शन काफी बड़ा था, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी काफी आई थी। आर्टिसन और जो क्राफ्ट्समैन थे इनका स्टेटस इंप्रूव हो रहा था, और ये आर्टिसन क्राफ्ट्समैन ये कहाँ से आ रहे थे, यार थे शूद्र, मतलब 4th कैटेगरी से, है ना। हाँ, एक यहाँ पे आप बोल सकते हो नो डाउट कि अनटचेबिलिटी जो है ना वो एकदम बिल्कुल यहाँ से इमर्ज होती हुई आपको देखने को मिलेगी। सोशल एक्सक्लूजन वाला जो ये प्रिंसिपल अनटचेबिलिटी मतलब कि सोशल एक्सक्लूजन, तो ये यहाँ पे आपको इम्पोज होता हुआ देखने को मिलेगा लोगों के ऊपर। अभी ये क्या है आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। फैमिली एक प्राइमरी यूनिट था अभी भी, वर्ण आश्रम धर्म सिस्टम को फॉलो किया जाता था। अभी ये क्या है, वर्ण मतलब आपको पता है 4 वर्ण, आश्रम सिस्टम मतलब वही 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ, ठीक है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, संन्यास और वनप्रस्थान। तो इनको जो मतलब इनको फॉलो करना, वर्ण को सिस्टम को फॉलो करना, इनके रूल्स फॉलो करना और आश्रम सिस्टम को फॉलो करना, इसको धर्म कहा गया है। तो वर्ण आश्रम धर्म सिस्टम जो है इसके बेसिस पे कई मतलब क्वेश्चन भी आ चुके हैं आपके ऑप्शनल में कि वर्ण आश्रम धर्म के हिसाब से क्या किसी इस राजा ने रूल किया था या इस टाइम पीरियड में वर्ण आश्रम धर्म को फॉलो किया गया। तो लोगों को समझ में नहीं आता वर्ण आश्रम धर्म मतलब क्या है। वर्ण आश्रम धर्म मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है इस टू बी लेक्चर में, मुझे अभी याद नहीं है किस लेक्चर में डिस्कस किया, लेकिन अभी कुछ 8-10 लेक्चर अगर आप पीछे जाओ तो वर्ण आश्रम धर्म शायद मैंने डिस्कस वहाँ पे किया है, ठीक है, शायद मॉडर्न टाइम पे किया होगा। तो यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में कोई चेंजेस नहीं आए थे, वही आपका गुरु शिष्य वाली परंपरा, ओरल ट्रेडिशन यहाँ पे आपको कंटिन्यू होता देखने को मिलेगा। फिर जो स्टेटस ऑफ वुमेन जो है वो डिक्लाइन हो रहा था, थोड़ा फास्ट हो रहा है, थोड़ा फास्ट हो रहा है, तो करते हैं। एक काम करो, अगर जिसको लग रहा है कि थोड़ा फास्ट हो रहा है वो अब आपकी यूट्यूब के मतलब ऑप्शन में जाके वहाँ पे 3 डॉट होते हैं ना, वहाँ से आप सेटिंग में जाके थोड़ा स्लो कर सकते हो, है ना। तो नॉर्मल है उससे थोड़ा स्लो कर लेना अगर फास्ट लग रहा है तो स्टेटस ऑफ जो वुमन था वो क्या हो रहा था, डिक्लाइन हो रहा था टू सम एक्सटेंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो मैरिज की जो एज थी ना वो कम होती हुई देखने को मिलेगी, मतलब चाइल्ड मैरिज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखो सारे एविल से इसे स्टार्ट होते हैं, भले इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये फेस काफी अच्छा था, ट्रेड एंड कॉमर्स काफी डेवलप हुआ था, वो आगे देखेंगे हम जब इकोनॉमी डिस्कस करेंगे तब नेक्स्ट लेक्चर्स में आने वाले। लेकिन सोशल फ्रंट पे काफी यहाँ पे आपको रिजिडिटी देखने को मिलेंगी, जो एक सोशल एक्सक्लूजन स्टार्ट हुआ था, मतलब अनटचेबिलिटी स्टार्ट हुई थी, वुमेन का स्टेटस यहाँ से डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिलेगा, पब्लिक लाइफ से उन्होंने विड्रॉ कर लिया था खुद को, मतलब कर दिया गया था उनको, ठीक है ना, ताकि कि पैट्रियार्कल जो नॉर्म्स है वो मतलब यहाँ से आगे वो आपको आते हुए देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, और वुमेन का स्टेटस डिक्लाइन हो रहा था। तो मनुस्मृति क्या कहते हैं कि मैरिजेबल जो है वो 18 to 12 होनी चाहिए। देखो इससे पहले क्या था, मतलब प्री मॉडर्न पीरियड, फिर पोस्ट मॉडर्न पीरियड से पहले 200 BC से पहले क्या था कि पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज होती है। पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज मतलब 12-13 साल के बाद, मतलब जनरली 15-16 साल की एज में मैरिज होती थी, ठीक है। अभी क्या हो गया, अभी प्री प्यूबर्टी मैरिजेस को यहाँ पे मनु जो है वो एक्सपाउंड कर रहा है। अभी क्यों कर रहा है, इसके पीछे रीजन है, इसके पीछे सिंपल रीजन ऐसा है कि सबसे पहले तो प्री प्यूबर्टी मैरिज होने से जो उनके रिप्रोडक्टिव राइट्स होते हैं उनको आप कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद उनका ऐसा मानना था कि वुमेन मस्ट बी डिपेंडेंट ऑन देयर मेल काउंटर पार्ट राइट फ्रॉम द बर्थ टू डेथ, लाइक बिफोर मैरिज ऑन द फादर, आफ्टर मैरिज ऑन द हस्बैंड एंड देयर आफ्टर ऑन द चाइल्ड, ऑन द सन। ओके, सो शी वॉज कंसिडर एज अ डिपेंडेंट, ठीक है।
ऑन हर मेल काउंटर पार्ट। तो अभी यहाँ पे वो कह रहा है कि उनके रिप्रोडक्टर रिसोर्स राइट उनको दिए नहीं गए, यहाँ से निकाल दिए गए। तो इसकी वजह से इसका सबसे बेस्ट ये था उपाय कि सोल्यूशन ये था कि उनकी मैरिज की एज जो है कम कर दो। दैट इज वाई द एज ऑफ मैरिज वॉज रिकमेंडेड बिटवीन 8 to 12। ठीक है, तो ये मनुस्मृति के अकॉर्डिंग है और ज़्यादातर इसी को फॉलो किया जाता है। ठीक है, मैरिज सिस्टम वॉज सेम एज बिफोर। ठीक है, स्लेवरी यहाँ पे आपको मेंशन होती हुई देखने को मिलेगी। मतलब स्लेवरी यहाँ से आपको अगर कोई पूछे कि क्या स्लेवरी थी पोस्ट मॉडर्न पीरियड में, तो बिल्कुल थी। मनुस्मृति में ऐसा बोला गया। इवन साउथ इंडिया में भी स्लेवरी थी। संगम लिटरेचर में भी यहाँ पे स्लेव्स के लिए अधिक कामाई वर्ड जो है वो यूज़ किया है, वो आगे आएगा ही, हम देखते हैं अभी। तो सोशल लाइफ जो थी यहाँ पे हाई परसेंटेज ऑफ आपको रिजिडिटी देखने को मिलेगी। लेकिन एट सम टाइम्स लिबरल प्रोग्रेसिव कॉस्मोपोलिटन कल्चर भी यहाँ पे इमर्ज होता हुआ देखने को मिलेगा आपको कोस्टल रीजन में, एट द सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। अभी कोस्टल रीजन में, क्योंकि कोस्टल रीजन में इसलिए क्योंकि कोस्टल रीजन में रीजन से ट्रेड होता था, है ना। तो ट्रेड होगा तो जो फॉरेनर्स थे वो वहाँ पे आएंगे, तो वहाँ पे उनका इम्पैक्ट थोड़ा होगा ना। तो इसी वजह से कोस्टल रीजन में और जो सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स थे, मतलब कि जो अर्बन सेंटर डेवलप हो रहे थे, वहाँ पे आपको थोड़ा कल्चर जो लिबरल प्रोग्रेसिव और कॉस्मोपॉलिटन देखने को मिलेगा। जैसे कि वहाँ पे सोशल रिजिडिटी इतनी थी नहीं, वहाँ पे स्टेटस जो था वो शुद्रास का वो थोड़ा इंप्रूव हो चुका था। ये जो चेंजेस इतने आए ना, ये गांव लेवल पे, विलेज लेवल पे आए। ठीक है, तो आगे हम ये देखेंगे रूरल लेवल पे क्या क्या चेंजेस आपको सोसाइटी में देखने को मिलेंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ा पोजीशन ऑफ वुमन के बारे में देख लेते हैं कि वुमन की पोजीशन क्या थी। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। हर आप कोई भी टॉपिक डिस्कस कर रहे हो उसमें वुमन की पोजीशन, कोई भी सोसाइटी उसमें वुमन की पोजीशन क्या है, इस बेसिस पे आप मतलब एक उस सोसाइटी के बारे में एक आइडिया बना सकते हो कि वो सोसाइटी किस तरह की थी। जहाँ पे वेयर द सोसाइटी वेयर द वुमेन्स आर रिस्पेक्टेड आर कंसिडर्ड एज अ civilized society, okay, and where the status of women are obviously declining, then society can be called as a cruel society। ठीक है, तो यहाँ पे पैट्रियार्कल जो नेचर था फैमिली का, वो यहाँ पे स्ट्रेंथन होगा, वो आपको देखने को मिलेगा। गृहपति वाला जो कंसेप्ट था ना, वो यहाँ पे और स्ट्रांग होता है। गृहपति मतलब जो हेड था, जो मेल रहता था, तो उसका सब सारे रिसोर्स के ऊपर कंट्रोल, पूरे घर के ऊपर उसका कंट्रोल। ठीक है, उसके परमिशन के बिना कुछ नहीं होगा। फिर वुमेन का सबऑर्डिनेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये धर्मशास्त्र और स्मृति में क्लियरली डिफाइन किया गया और बताया भी गया, और हमको वहाँ के जो मतलब जो कंटेम्प्रेरी रिसोर्सेज थे बेसिस पे अटैच भी हो जाता है। फिर वुमन वॉज एक्सपेक्टेड टू बी अ फेथफुल, बिल्कुल ओबीडियंट होनी चाहिए ना, नीचे मान करके चलो, पर्दा वगैरह सिस्टम वगैरह ऐसी चीज़ें, चेस्ट और सबमिसिव टू मेन। ठीक है, अभी ये जो टाइम पीरियड था 220 से 300 CE के बीच में कौन कौन से चेंजेस आए थे। तो वुमेन वॉज कम्प्लीटली विड्रॉन फ्रॉम द पब्लिक लाइफ, बिल्कुल मतलब पॉलिटिकल लाइफ में कोई इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं था। अभी जैसे कि वैदिक पीरियड में हमने देखा था कि कुछ वुमेन्स जो थी, जैसे गार्गी संहिता वगैरह लिखी गई है, तो गार्गी जो वुमेन थी वो काफ़ी वहाँ पे फिलोसॉफिकल डिबेट्स वगैरह में भी प्रेजेंट रहती थी। यहाँ से पब्लिक लाइफ से कंप्लीट विड्रॉल वुमेन का हो चुका था यहाँ से। फिर एजुकेशन का जो एक्सेस था उनका डिनाई कर दिया गया था, मतलब खत्म, बिल्कुल घर में बैठो, है ना, डिपेंडेंट ऑन मेन स्किन्स में, जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया थोड़ी देर पहले। फिर प्रेफरेंस वॉज गिवन टू सन और डॉटर, है ना, और ऐसा माना जाता है कि द वुमेन दैट डोंट बियर मेल चाइल्ड टिल 8 years ऑफ मैरिज, 8 years ऑफ मैरिज, मतलब शादी के बाद 8 साल तक अगर देखो अगर इफ शी डजंट बोर सन, है ना, 8 साल हो शादी को और लड़का ही नहीं हो रहा है तो छोड़ दो। देखो ऐसे क्रूअल प्रैक्टिस वगैरह वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, मनुस्मृति में कहा गया है। ठीक है, और भी कुछ चीज़ें यहाँ पे, जैसे कि देखो मैं आपको थोड़ा कंट्रोवर्शियल मुद्दे इसलिए ज़्यादा बताऊंगा नहीं, लेकिन हमारे नोट्स में ये मैं क्लियरली मेंशन करूँगा, तो वहाँ पे आप ऐसे वीडियो कोई भी देख लेता है तो शायद वो समझदार हो, इतना ना हो, इसलिए मैं आपको बताने नहीं वाला हूँ। यहाँ पे आप नोट्स में हमारे आ जाएगा। नोट्स तो पेड है, कोई भी परचेस नहीं करेगा, जो यूपीएससी वाला भी परचेस करेगा वहाँ पे आपको डिटेल में मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि उनकी जो रिप्रोडक्टिव राइट्स थे, है ना, और जो उनकी चेस्टिटी मतलब पवित्रता, उसको मेंटेन करने के लिए प्री प्यूबर्टी मैरिजेस यहाँ पे सजेस्ट किए गए। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। वुमेन जनरली हैड राइट टू रीमैरी, था मतलब जनरल था, ऐसा नहीं कि बिल्कुल था ही। ठीक है, ये ऐसा माना जाता है, मतलब बाकी सोर्सेस के बेस पे ऐसा कहा गया है कि रीमैरी का अधिकार था, मैरिज पूर्ण करने का अधिकार था, लेकिन मनुस्मृति में इसको कम्प्लीटली डिनाई कर दिया गया। तो मतलब हाइयर जो क्लासेस थे ना, हाइयर जो वर्णास थे, ब्राह्मण्स वगैरह, इसमें ये नहीं होता था। यहाँ से अभी आपको सोशल रिजिडिटी देखने को मिलेंगी, तो हम यहाँ से अभी बोल सकते हैं कि जो कास्ट है, वर्ण सिस्टम डेवलप हो रही थी, अभी हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ऐसे, तो आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी कि ये था, ये लोअर कास्ट, अपर कास्ट, ये सब सारी चीज़ें अभी वहाँ से डेवलप हो रही थी। सवर्ण वगैरह, शूद्र, दलित मतलब ये तो मॉडर्न टर्म है, लेकिन शूद्र हम उनको बोल सकते हैं। ठीक है, अनटचेबल्स, दलित मतलब अनटचेबल मोस्टली। तो लाइफ ऑफ विडो वॉज मिजरेबल। यहाँ पे एक नियोग नाम का कंसेप्ट आया था। नियोग नाम का कंसेप्ट मैंने इससे पहले समझाया, ठीक है, नोट्स में मिल जाएगा आपको, ये समझ लेना उसको। मेल कैन हैव सेवरल वाइफ्स बट वुमेन वर एक्सपेक्टेड टू फॉलो
मोनोगमी, ठीक है। देखो भेदभाव यही से स्टार्ट हो रहा है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। फिर अदर पिक्चर्स, मतलब अदर जो सोर्सेज थे उसके बेसिस पे क्या पिक्चर मिल रही सोसाइटी को, हम सोसाइटी के हमें धर्मशास्त्र और स्मृति के अलावा अगर इनको हम छोड़ दें तो हमें सोसाइटी एक डिफरेंट काइंड ऑफ पिक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, मतलब एक अलग ही विंडो आपको देखने को मिलेंगी। तो ये विंडो क्या है, तो ये है पालीज और इंस्क्रिप्शन के बेसिस पे बनाई गई। इसमें वुमेन जो आपको रॉयल फैमिलीज से भी और नॉन रॉयल फैमिलीज से भी, मतलब जनरल फोकलोर के बेसिस पे भी वुमेन वॉज एंजॉइंग सर्टेन राइट्स ओवर द रिसोर्सेज। लेकिन देखो यहाँ पे कैसे, क्योंकि वुमेन जो है ना वो आपको लैंड डोनेट करते हुए देखने को मिलेगी, मतलब कि लैंड डोनेट करने का अधिकार उनके पास है, मतलब कि उनके वो मतलब प्रॉपर्टी राइट्स था उनके पास, तो कुछ वुमेन्स के पास है ना। तो नासिक इंस्क्रिप्शन जो है गौतमीपुत्र सत्याग्रह की, वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। क्योंकि गौतमीपुत्र, अभी ये गौतमी जो है ना, गौतमीपुत्र वाला गौतमी कौन, माता का नाम था। तो यहाँ से मैट्रिलिनियल सिस्टम भी आपको देखने को मिलेंगे सातवां टाइम पीरियड में, लेकिन पैट्रियार्कियल सिस्टम खत्म नहीं हुई थी, मैट्रिलिनियल सिस्टम थी, क्योंकि नॉमेनक्लेचर के बेस पे थी, ठीक है। प्रॉपर्टी राइट जो थी या फिर टाइटल्स जो थे ना वो वुमन को नहीं दिए जाते थे, मतलब वुमन से नहीं आते थे, मतलब प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस जो थी वो फादर से होती थी, है ना। पैट्रियार्की सिस्टम थी, लेकिन सिर्फ मैट्रिलिनियल सिस्टम थी, मतलब नाम माता का लगाया जाता था बेटे के आगे, पिता के बजाय, लेकिन प्रॉपर्टी राइट जो थी वो सन टू सन, फादर टू सन ऐसी, ठीक है, मदर टू डॉटर ऐसे होती नहीं थी, ठीक है। ये आपको समझना है यहाँ पे। और ये मत समझना यहाँ पे गौतम बुद्ध सत्याग्रही जो है इसने मतलब महिलाओं ऐसे, मतलब माता के नाम आगे लगाना शुरू किया तो सोसाइटी का भी लिबरल होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो स्ट्रिक्टली ब्राह्मणिज्म को या फिर जो ब्राह्मणिकल जो रिलीजन था उसको फॉलो करने वाला व्यक्ति था। इंटर कास्ट इंटर वर्ना मैरिज वो अलाउ ही नहीं करता था उसके सोसाइटी में। ये हमने सातवाना पीरियड शायद डिस्कस किया है हमने, उसमें मैंने सोसाइटी को वगैरह के बारे में डिस्कस किया था सातवाना के, ठीक है। ये देख लेना थोड़ा, बाद मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है आपको। ये भाई अच्छा राजा था, इसकी मूवी भी बनी है, मतलब राजा तो अच्छा ही था उसमें डाउट ही नहीं, लेकिन सोसाइटी थोड़ी रिजिड, ज़्यादा ही रिजिड थी उसके टाइम। अभी फॉरेनर्स का क्या प्लेस था हमारे रिलीजन में। देखो एंशियंट इंडिया में आपको कहीं भी हिंदुइज्म ये वर्ड, हिंदू या हिंदुइज्म ये वर्ड देखने को नहीं मिलेगा। इवन सनातन धर्म भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको ब्राह्मणिकल रिलीजन या ब्राह्मणिज्म ही देखने को मिलेगा, क्योंकि हिंदू ये वर्ड तब आया ही नहीं था, ये काफ़ी बाद में आया, बाद में मतलब मॉडर्न टाइम पीरियड का ये वर्ड है, ठीक है। तो तब जो लोग वर्ण सिस्टम को मानते थे, है ना, वेदों को मानते थे, जो वेदों को मानते थे, जो वर्ण सिस्टम को मानते थे, उनको उन लोगों को माना जाता है कि वो ब्राह्मणिज्म के फॉलोअर है, ठीक है, ब्राह्मणिकल रिलीजन के फॉलोअर है, ठीक है, ब्राह्मणिकल सिस्टम वगैरह कहा जाता है। ये बात आता है, ठीक है। बोलोगे कि आप वो नहीं, वो था ही नहीं था, वर्ड ही नहीं था, एग्जिस्ट नहीं करता। इन द बिगिनिंग द फॉरेनर्स वर नॉट अलाउड टू एंटर द ब्राह्मणिकल सिस्टम। देखो है कोई वर्ड आ गया, हिंदुइज्म नहीं, ब्राह्मणिकल सिस्टम, बिकॉज देर वॉज नो मैकेनिज्म फॉर एंट्री ऑफ आउटसाइडर इनटू ब्राह्मणिकल सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे तो हम फिक्स थे बिल्कुल, हमारी खिड़की नहीं है, मतलब एक तक बिल्डिंग ऐसी है, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर, है ना, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर हाईएस्ट फ्लोर, ऐसी एक सिस्टम है जिसमें बिल्डिंग ही नहीं है, आप कूद ही नहीं सकते, आप एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जा ही नहीं सकते, ना स्टेयर्स है ना लिफ्ट है, कुछ भी नहीं है, बस बिल्कुल फिक्स हिरार्की फिक्स है, ऐसी रहेंगी अब यहाँ से आगे। इससे पहले नहीं थी, इससे पहले विंडोज थी, स्टेयर्स थे, लिफ्ट थी, आप ऊपर के माले में से नीचे के माले में आ सकते, नीचे के माले वाले ऊपर के माले में जा सकते, अभी नहीं जा सकते, अभी जा ही नहीं सकते, अभी वो फिक्स है, जहाँ ऊपर जन्म हुआ तो ऊपर ही रहोगे, नीचे हुआ तो नीचे ही रहोगे। इस तरीके की सिस्टम यहाँ से आपको डेवलप होती देखने को मिलेगी, मतलब सोशल रिजिडिटी यहाँ पे डेवलप होती है आपको देखने को मिलेगी बिकॉज ऑफ दिस फॉरेन रूलिंग ग्रुप्स। अभी जैसे कि यहाँ पे तो एंट्री है, तो फिर बुद्धिज्म की तरफ गए, और बुद्धिज्म के प्लस पॉइंट ये थी कि यहाँ पे वर्ण सिस्टम कास्ट सिस्टम किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, वैदिक सैक्रिफाइसेस नहीं थे, तो एक्सपेंसिव रिलीजन नहीं था, और बुद्धिज्म गौतम बुद्ध की जो फिलोसफी थी वो काफ़ी मतलब लिबरल थी और काफ़ी कंटेम्पररी। आज भी आप अगर देखो तो गौतम बुद्ध की जो फिलोसफी है वो हमारे सोशल लाइफ में काफ़ी यूजफुल है, ठीक है। उन्होंने वो फालतू की चीज़ों में पढ़े ही नहीं थे, भगवान है नहीं है, सोल है, आत्मा है नहीं है, ये सारी चीज़ों में वो पढ़े ही नहीं थे, वो सीधे सीधे लोगों के जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर देते, ठीक है ना। उन्होंने लोगों के प्रॉब्लम्स के बारे में बोला है, उन्होंने मिडिल पाथ के बारे में बोला है, वो बाकी की चीज़ों में पढ़े नहीं, तो वो काफ़ी मतलब लिविंग लीजेंड थे, वो अभी भी है मतलब। तो यहाँ पे फिर बाद में आपको देखने को मिलेंगे वर्चस्तोमा एक सैक्रिफाइस डेवलप हुआ था फिर, ठीक है ना, इनको कहीं ना तो लेना होगा क्योंकि काफ़ी लार्ज स्केल पे आ रहे थे, है ना। फिर ब्राह्मणिज्म भी इनको लेना होगा, है ना, नहीं तो फिर ये डेंजर पोस्ट कर देंगे, फिर ये अपना एक धर्म नया धर्म बना लेंगे, तो लोग काफ़ी होशियार थे, तो फिर उन्होंने क्या किया, इन्होंने एक नया सैक्रिफाइस लिया, ये सैक्रिफाइस है, मतलब ये यज्ञ है, सैक्रिफाइस मतलब यज्ञ, ये वैदिक रिचुअल्स है, ये वैदिक रिचुअल्स करो वृत्सस्तोमा नाम का, फिर आप हमारी इसमें आ जाओगे, मतलब कितना मतलब मूर्ख बना है ना। ये सैक्रिफाइस हो जाएगा तो आप हमारे इसमें आ जाओगे, ये सैक्रिफाइस हो जाएगा तो आप शुद्ध हो जाओगे।
इन द अर्ली धर्म सूत्राज यवनाज मतलब ये फॉरेनर, इनको यवनाज बोला जाता है, ठीक है। जो हमारे जो धर्म मतलब टेक्स्ट है, रिलीजियस टेक्स्ट, इसमें फॉरेनर्स को यवनाज कहा गया है, ठीक है। तो यवनाज को माना गया कि ये क्षत्रिय मेन और शूद्र वुमन से बॉर्न हुए है, मतलब बकवास बात है, ठीक है। ये कोई इसका हिस्टोरिकल एविडेंसेस नहीं, थियरीज है, मिथ सही है। फिर महाभारत में इनको सन ऑफ ययाति मतलब कौन, तो जो वशिष्ठ ऋषि थे ना, उसकी जो गाय थी उससे जन्म हुए लोग। तो ये भी मतलब कैसे बिलीव करोगे, आपकी गाय से कोई जन्म कैसे ले सकता है, मतलब इंसान तो जन्म नहीं ले सकता ना गाय का। तो ये देखो यहाँ पे मिथ है सारी ये लेकिन फिर भी मैंने आपको डाल दिया क्योंकि ये पढ़ना जरूरी होता है। फिर फॉरेन रूलिंग जो ग्रुप्स थे यही जो आए थे इंडो ग्रीक्स वगैरह ये सब, तो इनको सेकंड क्लास क्षत्रिय बोला गया था मनुस्मृति में, मतलब इनको क्षत्रिय का स्टेटस दे दिया गया, सोसाइटी में आ जाओ आप हमारे, लेकिन फॉलन क्षत्रिय सेकंड क्लास, ठीक है ना, फॉलन क्षत्रिय, गिरे हुए लोग तो देखा है लिटरेरी, तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन सेकंड क्लास क्षत्रिय को कहा गया था मनुस्मृति। तो ये प्लेस था फॉरेनर्स का हमारी इंडियन सोसाइटी में, काफ़ी इम्पैक्ट था फॉरेनर्स का। वैसे वो सोसाइटी के ऊपर तो इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ क्योंकि सोसाइटी में तो वो हमारे मिक्स हो चुके थे, लेकिन इनका जो इम्पैक्ट था ना वो इकोनॉमी पे काफ़ी था और आर्ट एंड कल्चर पे काफ़ी था। जो फॉरेनर्स है इंडो ग्रीक, कुशाना, शाका, इनका इम्पैक्ट हम देखेंगे जब इकोनॉमी को डिस्कस करेंगे, जब आर्ट एंड कल्चर को डिस्कस करेंगे, वहाँ पे काफ़ी मतलब गहरा उनका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी इन्फ्लुएंस था उनका वहाँ पे। यहाँ पे नहीं था, सोसाइटी में तो वो हमारा कल्चर काफ़ी रिच था ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पे हो गया। अभी रूरल सोसाइटी है ना, रूरल सोसाइटी में क्या चेंजेस आए 600 BC से लेकर 300 या फिर 600 सी तो आप इसको मान सकते हैं क्योंकि यही अभी सिस्टम आगे चलेगा। विद द डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी लैंड बेस्ड चेंजेस सीन इन द सोसाइटी, लैंड बेस्ड सिस्टम, हाँ तो सोसाइटी में चेंजेस है लैंड बेस्ड। अभी किस तरीके से लैंड होल्डिंग के बेसिस पे समाज में स्टेटस डिक्लेयर होने का, पावर है तो पावर है, इस तरीके है ना। तो इन एग्रीकल्चरल फील्ड सेवरल क्लासेस इमर्ज, भी देखो कैसे। तो आप बोल सकते हो कि जो ये प्रोडक्शन बढ़ा है ना एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बाद, एडवांसमेंट के बाद, तो यहाँ पे जो फायदा ज़्यादातर हुआ ना ये अपर मतलब रूरल एरिया में जो ये यहाँ पे ऊपर बैठे थे इनको ज़्यादा हुआ। ऊपर बैठे थे मतलब जो ज़्यादा जिनका ज़्यादा ज़मीन थी या फिर इनका प्रोडक्शन ज़्यादा होता था यहाँ पे इनको ज़्यादा, इनका सबसे ज़्यादा फायदा हुआ। फिर सेकंड इनका मिडल वालों का, और ये जो नीचे थे ना स्मॉल पीजेंट और ये लैंडलेस, एकदम नीचे लैंडलेस मतलब जो वर्कर्स होते हैं दूसरों के खेत पे काम करते हैं, ये दोनों सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट हुए वाले सेक्शन है ऑल ओवर द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आप दुनिया में कहीं भी जाओ, ये सबसे जो लैंडलेस लेबरर्स होते हैं उनको एक्सप्लॉइट सबसे ज़्यादा किया जाता है क्योंकि उनके पास ज़मीन नहीं है, दूसरों के यहाँ पे काम करके अपना गुजर बसरा करते हैं, तो इसकी वजह से सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट होंगे। उसके बाद जो स्मॉल पीजेंट होते हैं 2 एकड़ 3 एकड़ जमीन वाले, लेकिन जो बीच वाले होते हैं 7 8 10 12 एकड़ वाले, और ये जो जिनके पास हज़ारों मतलब 100 200, अभी तो 100 200 लेकिन तब हज़ारों एकड़ होती थी, इसको काफ़ी मतलब इनका काफ़ी एक्सप्लोरेशन हुआ है। तो ये एक तरह की हिरार्ची आपको रूरल एरियाज में देखने को मिलेगी, ठीक है ना। लैंडलेस लेबरर्स, स्मॉल पीजेंट, ये सबसे लोएस्ट लेवल पे थी, इनका सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन ना, यहाँ पे आपको कुछ स्टोरी देखने को मिलेंगी यहाँ पे मेनी लैंड ओनर्स, लैंडलेस लेबरर्स और स्मॉल पीजेंट के बारे में बताया गया। तो यहाँ से आप अटैच कर सकते हो, मतलब एक प्रूफ दे रहा है बुद्धिस्ट ट्रेडिशन की ऐसी रूरल सोसाइटी काफ़ी। और देखो रूरल एरिया में काफ़ी ज़्यादा ना कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, अर्बन एरिया में इतना नहीं होता। अर्बन एरिया में किसी को टाइम ही नहीं है कि वहाँ पे सेकेंडरी टर्टियरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनके पास टाइम नहीं होता। वो फिक्स अब उनका टाइम होता है 8 से 10, सुबह 10 बजे जाएंगे, 8 बजे जाएंगे, फिर शाम को 6 बजे आएंगे, फैमिली को टाइम नहीं है, फालतू चीज़ों में डिस्कस करें, इनके पास टाइम ही नहीं होता ना अर्बन एरिया में। रूरल एरिया में सब मतलब बैठे होते हैं, कोई काम धंधा ही नहीं, खेत है उधर, एक बार काम कर दिया 2 महीने टेंशन नहीं। तो यहाँ पे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन रूरल एरिया में होता ही है, ठीक है ना। आज भी देखने को मिलेगा आपको। तो पाली लिटरेचर जो है ना वो भी गहपति एक टर्म यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ये टर्म जो है ना ये वैदिक पीरियड की है ना, हमने देखा था गहपति मतलब क्या होता है, तो जो हाउस होल्ड हेड था ना उसको गहपति कहा गया है। लेकिन ये जो टर्म है यहाँ पे थी इसका थोड़ा वाइडर कनोटेशन है, क्योंकि यहाँ पे पावरफुल लैंड ओनर को भी गहपति कहा जाने लगा। पावरफुल लैंड ओनर या फिर जो विलेज हेडमैन थे इनको भी गहपति कहा जाने लगा। और जैसे कि घर में ये इसका रोल था कि पूरे घर के ऊपर इसका कब्जा, वैसे भी पूरे विलेज के ऊपर इनका कब्जा। तो गहपति टर्म जो है पाली लिटरेचर में मेंशन है, इसका मतलब होता है कि पावरफुल लैंड ओनर पोस्ट मॉडर्न पीरियड में। लेकिन प्री या फिर मॉडर्न पीरियड में या फिर इससे पहले गहपति मतलब हाउस होल्ड हेड, और इनका पूरा कंट्रोल था विलेज सोसाइटी के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, ठीक है, एज ए पावरफुल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अर्ली इवन संगम जो लिटरेचर है वहाँ पे भी आपको वेल्लादार मतलब लार्ज लैंड ओनर को वेल्लादार कहा गया है तमिल लिटरेचर में, और स्लेव को आदिमई कहा गया है, ठीक है। तो ये वर्ड्स आपको याद रखने पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। It is likely that these differences led to division in society on the basis of land ownership and leading to the question of control over land, मतलब लीगल राइट्स वाला कंसेप्ट यहाँ पे आ जाता है। और टैक्स सिस्टम भी यहाँ से डेवलप देखने को मिलेगी। और जो रूलर्स थे, जो राजा महाराजा थे ना,
उन्होंने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए काफ़ी कुछ किया है। क्योंकि देखो ये टैक्स वगैरह यहाँ पे नहीं समझाऊंगा, ये सोसाइटी डिस्कस कर रहे हैं, इकोनॉमी डिस्कस नहीं कर रहे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे टैक्सेस वगैरह किस तरीके से बढ़ाए मतलब टैक्स बेस बढ़ाया गया है। आप किसी एक व्यक्ति के ऊपर टैक्स 100 लोग है, उसमें से आप अगर 5 व्यक्तियों के ऊपर टैक्स ज़्यादा बढ़ गए तो वो 5 लोग टैक्स देंगे नहीं, वो भाग जाएंगे, तो फिर सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा। तो सरकार क्या करती है, एक आइडिया करती है, 100 लोग है ना, टैक्स बेस बढ़ाओ, 5 लोग क्यों टैक्स देंगे, 20% टैक्स दे रहे 5 लोग, 15% टैक्स कर दो और 15 लोगों के ऊपर टैक्स लगाओ, मतलब टैक्स बेस बढ़ाओ, टैक्स के रेट कम करो, टैक्स के रेट कम करो, लेकिन टैक्स बेस बढ़ाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से टैक्स कलेक्ट करो, टैक्स भले ही कम हो वो ज़्यादा आएगा, है ना, कलेक्शन ज़्यादा होगा। तो यही तो है, जीएसटी तो कर रहा है, मतलब हर चीज़ के ऊपर टैक्स आ रहा है आजकल, पहले जिन चीज़ों के ऊपर टैक्स नहीं था उन चीज़ों के ऊपर भी टैक्स लग रहा है ना। टैक्स बेस बढ़ा रही है सरकार, हमेशा हर सरकार यही कोशिश करती है कि टैक्स बेस बढ़ाया जाए। अभी कास्ट एंड क्लास स्ट्रक्चर के बारे में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है, जैसे कि 4 वर्णा सिस्टम और 4 आश्रम सिस्टम, मतलब चतुर्वर्ण आश्रम धर्म, चतुर्वर्ण आश्रम धर्म, ये जो सिस्टम थी इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आए, ठीक है। इस वर्ड को मतलब हल्के में मत लेना, ये वर्ड भले जितना ये ऐसा लेंदी वर्ड है ना उतना लेंदी इसके ऊपर मतलब कॉम्प्लीट क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं। चतुर्वर्ण आश्रम, चतुर्वर्ण आश्रम, चतुर्वर्ण आश्रम धर्म, ठीक है। ये एक पिलर के तौर पे इमर्ज होता है ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी का, एक धर्मशास्त्र टेक्स्ट, और धर्मशास्त्र को ही फॉलो करते हैं ज़्यादातर राजा महाराजा, और राजा महाराजा तब सर्वे सर्वाधिक, वो जो मान पाएंगे वो होगा समाज में, ठीक है। तो जाति, लिनिएज, ऑक्यूपेशन, ये एक सोशल आइडेंटिटी का बेस बना है। आप किस जाति से आते हो, आपकी लिनिएज क्या है, आपके वंश क्या है, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, इस बेसिस पे आपकी सोशल आइडेंटिटी यहाँ से बनती देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द कास्ट वेयर द प्रेफरेंस फॉर द एंडोगमी एंड हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन, ये दो चीज़ें यहाँ पे आपको, मतलब एंडोगमी और हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन ने इस वर्ना सिस्टम को और ज़्यादा क्या कर दिया, रिजिड कर दिया। क्योंकि एंडोगमी मतलब कि आपको जो है वो वर्ना के बाहर शादी नहीं करनी, और हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन मतलब फादर टू ऑफस्प्रिंग वो ऑक्यूपेशन ट्रांसफर होगा। तो इससे क्या होगा, सोसाइटी में रिजिडिटी बढ़ेंगी ना, ऑब्वियसली बढ़ेंगी, मिक्सिंग तो हो ही नहीं रही ना, तो बढ़ने वाली है। So there are indication of localization of caste and occupation with the people of same profession living in their own separate settlements or distinct part within the settlement. Pathfinder Academy, ये मतलब अकेडमी का नाम है। अभी यहाँ पे क्या कहा गया बोलो, थोड़ा समझो इसको कि लोकलाइजेशन हो रहा है कास्ट का और ऑक्यूपेशन का, मतलब क्या हो रहा है, तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी एक पर्टिकुलर काम में, क्योंकि देखो यहाँ पे हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन है ना, अगर यहाँ पे हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन है ना, तो हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन होने की वजह से क्या होगा कि कास्ट और ऑक्यूपेशन का लोकलाइजेशन होगा। एक सपोज कोई पॉटर्स है, तो पॉटर्स की अलग से कम्युनिटी बनेगी, रहे एक ही विलेज में रहे, ठीक है, ये विलेज है पूरा, तो इस विलेज में इस एरिया में पॉटर रहेंगे, इस एरिया में आयरन वर्कर रहेंगे, इस एरिया में खेती करने वाले लोग रहेंगे, है ना, इस एरिया में रूलर्स रहेंगे, राजा महाराजा वगैरह, है ना, इस एरिया में जो है वो गोल्ड स्मिथ रहेंगे। तो इस तरीके से कास्ट और ऑक्यूपेशन दोनों का लोकलाइजेशन होगा, और इससे समाज में हिरार्की और डिवीजन बढ़ रहा है यहाँ से, है ना। तो इसको बोला गया है लोकलाइजेशन ऑफ कास्ट एंड ऑक्यूपेशन, ठीक है। होप यू गॉट इट। देन प्यूरिटी वाला जो कंसेप्ट है ना, प्यूरिटी, पॉल्यूशन, नॉन पॉल्यूशन जो भी है, मतलब अस्पृश्य वगैरह, है ना, अनटचेबल्स, ये यहाँ से आपको डेवलप होते देखने को मिलेंगे। विष्णु धर्मशास्त्र में इसको मेंशन किया गया इस टाइम पीरियड का, ठीक है। तो चांडालाज वगैरह यहाँ से आपको आते हुए देखने को, अनटचेबल्स, ठीक है ना। चांडालाज मतलब जो कॉप्स रिमूव होते हैं, मतलब डेड बॉडीज वगैरह को सेटल करना, क्रिमेशन वगैरह करना, एग्जीक्यूशनर, है ना, जल्लाद, स्वीपर, झाड़ू वाड़ू लगाने वाले, हंटर्स, इवन फ्रूट सेलर्स, ये सारे के सारे चांडालाज थे जिनको समाज में बाहर रहना पड़ता, मतलब अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति ये दे वर एक्सपेक्टेड टू लिव आउटसाइड द विलेजेस, ठीक है, और टाउन, कुड नॉट ईट आउट ऑफ अदर पीपल्स डिशेज, मतलब लोगों के साथ बैठ, इंटर डाइनिंग वॉज प्रोहिबिटेड, लोगों के साथ बैठ के खाने से बात नहीं कर सकते। इवन जब वो आते तो उनको खाली कटोरा लेके ऐसे बजाना पड़ता कि हम आ रहे हैं, तो तुम लोग भाग जाओ, गायब हो जाओ, है ना। जैसे वो गब्बर आता है उनका, मतलब जैसे गब्बर आ रहा है तो गब्बर आएंगे तो पूरा गाँव खाली हो जाएगा, तो वैसे ही जब ये आएंगे चंडाला, तो ये गब्बर है, ये आएंगे पूरा गाँव खाली हो जाएगा। लेकिन गब्बर की दहशत थी, है ना, उसका स्टेटस था, तो कोई स्टेटस नहीं, ये इससे लोग डर नहीं रहे, इससे लोग दूर रहना चाहते हैं। इम्प्यूरिटी वाला कंसेप्ट है। जातक का स्टोरी अटैच दिस सोशल प्रैक्टिसेस टू, ठीक है, मतलब जातक का स्टोरी इनको अटैच करें, मतलब एज ए प्रूफ के तौर पे काम करें, हाँ ऐसा होता था। और यहाँ पे जो आपको जैन टेक्स्ट है वहाँ पे भी आपको प्रेजुडाइज देखने को मिलेंगे, मतलब जैन टेक्स्ट में भी यहाँ पे अनटचेबिलिटी, क्योंकि जैनिज्म जो है ना उन्होंने कास्ट सिस्टम को डिनाई नहीं किया था, दे कीप इट। उनका कहना था कि जो पूर्ण जन्म आपके जो पिछले जन्म के जो कर्म है उसके बेसिस पे आप लोअर कास्ट हायर कास्ट में आओगे, तो जैनिज्म रिटेन दैट कास्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। बुद्धिज्म ने मना किया था, वो जो कास्ट सिस्टम है या फिर वर्ण सिस्टम, उसको डिडंट बिलीव इन दैट, लेकिन जैना सिस्टम जैना बिलीव, सो दैट इज व्हाई दे वर प्रेजुडाइज्ड अगेंस्ट चांडाला इन जैना टेक्स्ट आल्सो।
ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको जो यवना शाखा है, इनको भी थोड़ा मतलब एसिमिलेट किया गया था विद इन ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर बाय डिस्क्राइबिंग एज संस्कृत वर्णस, है ना, वही हमने अभी देखा था। और बॉर्न आउट ऑफ मिक्सचर ऑफ कास्टेस, जो कास्ट के मिक्सचर से बने हैं, ये अभी देखा था हमने मनुस्मृति में क्या कहा गया है वहाँ पे। यहाँ पे देख लो एक बार फिर से, प्लेस ऑफ फॉरेन, है ना, ऑफ स्प्रिंग ऑफ क्षत्रिय मैन शूद्र में। तो इंटरवर्ना मतलब इंटरवर्ना डाइनिंग या फिर मिक्सचर से ये बने, है ना। यही यहाँ पे कहा गया है कि इनको थोड़ा सेकंड क्लास सिटीजन माना गया था। वैत्र क्षत्रिय या फिर फॉलन क्षत्रिय, मिक्सचर ऑफ डिग्रेडेड क्षत्रिय, है ना, क्लास फॉलन। ऑल दिस शो दैट द फोर्स ऑफ आइडियोलॉजीज ऑफ सोशल एक्सक्लूजन एंड इनकॉर्पोरेशन वेयर साइमल्टेनियसली एट वर्क। मतलब एक तरीके से सोशल एक्सक्लूजन भी हो रहा था और लोगों को इनकॉर्पोरेट, देखो हमारे जो खुद के यहाँ के जो लोकल लोग थे ना, उनको हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, सोशल एक्सक्लूजन कर रहे हैं, है ना, मतलब उनको समाज के बाहर रख रहे हैं। ये चंडालास, इम्प्योर है, ये अनटचेबल, इनको समाज के बाहर रखो, गाँव के बाहर रखो। दूसरी तरफ जो बाहर से आने वाले लोग हैं, उनको आप क्या कर रहे हो, इनकॉर्पोरेट कर रहे हो। साइमल्टेनियस प्रोसेस थी, कितना कॉन्ट्रडिक्शन है, बेवकूफ लोग थे, क्या कर सकते हैं। अर्ली हिस्टोरिकल साउथ इंडिया में क्या सोसाइटी थी, अभी जो हमने देखा ना, ये नॉर्थ और डेक्कन की पिक्चर थी। अभी हम थोड़ा साउथ इंडिया में जाएंगे। अभी यहाँ पे स्लाइड मैंने ऐड नहीं की, तो ठीक है, मैं ओरली एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला पॉइंट देखो, जो अर्ली हिस्टोरिकल साउथ इंडिया है ना, यहाँ पे संगम लिटरेचर में तो हमने डिस्कस किया, संगम में डिटेल में सोसाइटी डिस्कस किया, लेकिन वही सारी चीज़ें यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस होते आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि ये जो सोसाइटी थी अर्ली हिस्टोरिकल साउथ इंडियन सोसाइटी, ये अभी अर्ली हिस्टोरिकल मतलब सबसे पहले ये समझ लो, अर्ली हिस्टोरिकल मतलब कि ये 300 सी तक, 200-300 सी तक, मतलब संगम पीरियड अब तक खत्म नहीं होता तब तक, है ना, 200 से वही, ठीक है, 300 सी तक की जो सोसाइटी है वो अर्ली हिस्टोरिकल साउथ इंडियन सोसाइटी है। मतलब जो पल्लवाज, चोलाज, मतलब बड़े बड़े लार्ज स्केल पे जब चालुक्य वगैरह ये जब तक नहीं है तब तक सोसाइटी वो अर्ली हिस्टोरिकल साउथ इंडियन सोसाइटी है। तो क्या चेंजेस थे या फिर क्या सोसाइटी, तो ये दे सेलिब्रेटेड लव एंड वॉर, है ना। वॉर तो काफी मतलब फैनेटिक लोग थे ये युद्ध के लिए, राजा महाराजा की काफी पूजा करते थे और दे वर एक्सपेक्टेड दैट राजा महाराजा वर इज पावरफुल, ठीक है। तो काफी प्रेज वगैरह करते थे वो, वैलर जनरसिटी को, मतलब जो राजा था वो काफी बलशाली था, ब्रेव था, वो काफी जनरस है, ऐसा वो, मतलब उसके लिए गाने वाने गाना, बार्ड वगैरह होते थे। तो इस तरह की सोसाइटी वाज सेलिब्रेटेड वॉर एंड ऑल्सो लव, मेन एंड बिटवीन जो रिलेशन था वो काफी अच्छे से पोएम में दिखाया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो संगम जो सोसाइटी थी ना, या फिर अर्ली हिस्टोरिकल साउथ इंडियन सोसाइटी, यहाँ पे आपको वर्ण सिस्टम तो देखने को मिलेगी, लेकिन इतना ज़्यादा उसका अप्लीकेशन नहीं था, इतना इंपॉर्टेंस वहाँ पे ब्राह्मणिज्म को या फिर ब्राह्मण जो थे ना, उनको नॉर्थ इंडिया में काफी इंपॉर्टेंस था, लेकिन साउथ इंडिया में उनको इतना इंपॉर्टेंस था ही नहीं तब, ठीक है। वो ऐसे ही रहते थे, वहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको था, वहाँ पे इंपॉर्टेंस ज़्यादा था राजा को, राजा, और उसके बाद जो ट्रेडर्स वगैरह थे उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ब्राह्मण्स को वहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं था ना कि नॉर्थ इंडिया में, इसी वजह से यहाँ पे वर्ण सिस्टम इतनी इवॉल्व हुई नहीं। फिर जाति सिस्टम तो थी नहीं, है ना, क्लैन बेस्ड सिस्टम हुआ करती थी, जाति सिस्टम नहीं थी। वुमन का स्टेटस ओवरऑल हाई था, वुमन बॉडीगार्ड भी देखने को मिलेंगे आपको, राजा की जो बॉडीगार्ड थी वुमन हुआ करती थी, आपको यहाँ पे देखने उनका स्टेटस काफी हाई था, है ना। लेकिन क्या हुआ कि स्टेटस वाले है था, लेकिन जो विडोज की जो लाइफ थी वो काफी मिजरेबल थी। यहाँ पे भी वो इवन नॉर्थ इंडिया से ज्यादा मिजरेबल लाइफ साउथ इंडिया में थी वुमेन्स की, विडो वुमन, है ना, विडो वुमन, नॉट वुमन, विडो वुमन की। तो इनको इनऑस्पिशियस, इम्प्योर कहा जाता था। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको अर्ली हिस्टोरिकल साउथ इंडिया में सोसाइटी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो काफी कुछ हमने डिस्कस किया अभी सोसाइटी के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है ना वो लिटरेचर इन पोस्ट मॉडर्न पीरियड, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसमें वैसे कुछ है नहीं, लिटरेचर में क्या है, तो 200 BC से लेके 300 CE तक जो टाइम पीरियड था, इसमें कौन कौन सा वर्क हुआ, लिटरेचर कौन कौन सा डेवलप हुआ, मतलब रिटर्न सोर्सेज कौन कौन से बने हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि प्रोडक्शन ऑफ लिटरेचर क्या है, तो सबसे पहले आपको टेक्स्ट जो रिलीजन बेस्ड टेक्स्ट जो है ना वो काफ़ी डेवलप होती देखने को मिलेगी, जैसे कि मनुस्मृति वगैरह है ना। और यहाँ पे आपको महाभारत और रामायण की स्टोरीज जो है इसको फाइनल एक टच देते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि जो 420 से 400 CE का टाइम पीरियड है ना, माना जाता है महाभारत इस टाइम पीरियड में लिखे कभी तो भी, और रामायण जो 520 से 300 CE के बीच में लिखा है, तो ये यही टाइम पीरियड है हमने, है ना। यहाँ पे रिलीजियस टेक्स्ट जो लार्ज स्केल पे डेवलप हो रही है, सेक्युलर, टेक्निकल और क्रिएटिव भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, अभी देखेंगे आगे हम, ठीक है, डिस्कस कर ही लेते हैं आज लिटरेचर के बारे में, ठीक है। दे आल्सो सा कंपाइलिंग ऑफ लॉ बुक्स नोन एज धर्म स्मृति, है ना, देखा हमने धर्म स्मृति डेवलप हुई थी। फिर टुगेदर विद द अर्लियर धर्मसूत्रास के साथ साथ धर्मस्मृति, धर्मसूत्रा अलग है, धर्मस्मृति अलग है ना, देखा है हमने धर्मश्रुति सूत्राज वगैरह, धर्म मतलब लिटरेचर जब हमने डिस्कस किया था तब मैंने समझा था धर्मशास्त्र, धर्मश्रुति, धर्मस्मृति और धर्म
सूत्र ये आते हैं आपके धर्मशास्त्र के अंदर, ठीक है। धर्मशास्त्र मतलब किस तरीके से लोगों को रहना है सोसाइटी में, उसके लिए जो लॉ बुक बनाएगी, तो धर्मशास्त्र मतलब धर्म के अकॉर्डिंग लोगों को रहना है। धर्मशास्त्र के अंदर आएंगे धर्मस्मृति, तो धर्मसूत्राज। सोशो लीगल कॉर्पस, धर्मशास्त्र मतलब सोशो लीगल कॉर्पस आप इसको बोल सकते हो। मनुस्मृति है यहाँ पे, है ना, नारस्मृति है यहाँ पे, यज्ञवल्क्य स्मृति है। यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल देखने को मिलेंगे आपको वर्ण आश्रम धर्म के, है ना, वर्ण आश्रम चतुर्वर्ण आश्रम धर्म सिस्टम जो है ना, उसके आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे, मनुस्मृति में, नारस्मृति में, यज्ञवल्क्य स्मृति। और पैट्रियार्की जो है ये एक बेस था ब्राह्मणिकल सोसाइटी का फॉर सेंचुरीज। ये सारा टाइम मतलब लिटरेचर, इस तरीके का लिटरेचर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पोस्ट मॉडर्न पीरियड इज सिग्निफिकेंट फॉर द कंपोजिशन ऑफ नंबर ऑफ फिलोसॉफिकल ट्रीटीज। ये तो हमने देखा, अभी जो देखा हमने वो क्या था, वो रिलीजियस टेक्स्ट थे। थोड़ा हम फिलोसॉफिकल ट्रीटीज को देखेंगे कि इंडियन जो ऑर्थोडॉक्स जो फिलोसॉफी थी उसके ऊपर जो स्कूल्स बने थे कुछ, वो स्कूल कौन से थे। तो जामिनी ने मीमांसा सूत्र लिखा था ऑफ 2nd century BC, एम्फेसिस दैट वैदिक रिचुअल्स एज एम्बॉडीमेंट ऑफ धर्म एंड मीन्स टू सैल्वेशन। मतलब कि जैमिनी जो था इसने मीमांसा सूत्र की फिलोसॉफी दी थी, 6 स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी, और उसमें से एक है मीमांसा स्कूल। तो इसका ऐसा कहना था कि जो वैदिक रिचुअल्स है और जो वैदिक रिचुअल्स अगर आप परफॉर्म करेंगे तो आप यही धर्म है और इसी से आपको मुक्ति मिलेंगी, है ना। जो सर्कल है लाइफ एंड डेथ का, जन्म मुक्ति का सर्कल, इससे आपको बाहर निकालना, उसको मुक्ति कहा गया, सॉल्वेशन कहा गया। तो इसके अलग अलग उपाय अलग अलग धर्मों में दिए गए। तो अकॉर्डिंग टू जैमिनी अगर आप वैदिक रिचुअल परफॉर्म करते हो तो ही आप धर्म को फॉलो कर रहे हो और इसी से आपको मुक्ति मिलेगी, है ना। फिर भद्रयान ने ब्रह्मसूत्र यहाँ पे लिखा है सेम टाइम पे। इट इज अ की टेक्स्ट ऑफ द अर्ली स्कूल ऑफ वेदांत, वेदांत स्कूल, वेदों का अंत जहाँ पे हुआ है वो वेदांत है ना। वेदांत नाम भी है ना, वेदों का अंत वेदांत। वेदांत फिलोसफी काफी मतलब काफी प्रोपाउंडर्स है वेदांत फिलोसफी, है ना। आगे चल के देखेंगे, हम डिस्कस करेंगे हम इसको। काफी लोग वेदांत फिलोसफी मानते हैं, इवन जो आपके ये स्वामी विवेकानंद वगैरह थे ना, ये भी वेदांत फिलोसफी मानते थे, या फिर आपके इसके प्रोपाउंडर थे। आज भी जितने भी स्पिरिचुअल लीडर्स आपको देखने को मिलेंगे वो है ना, प्रशांताचार्य और आपके सदगुरु, ये वेदांत फिलोसफी को प्रीच करते हैं। क्या ब्रह्मा का नेचर, ब्रह्मा मतलब कि ये ब्राह्मण है, ब्रह्मा मतलब कि जो यूनिवर्सल स्पिरिट है एकदम इटर्नल, जो कभी खत्म नहीं होगी वो, और जो आत्मा खुद आपकी आत्मा मतलब एक इंडिविजुअल और एक यूनिवर्सल स्पिरिट, दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। और जिन्होंने इन दोनों को समझ लिया, देखो उपनिषद जो है ना हमारा उपनिषद, इसमें इसी के ऊपर डिस्कशन है कि ब्रह्मा क्या है और आत्मा क्या है। इन दोनों का रिलेशन जिसने समझ लिया वो हो गया परमात्मा। परमात्मा मतलब वो एकदम महात्मा हो गया और उसको सब समझ में आ गया जिसने इन दोनों को समझ लिया। लेकिन इन दोनों को समझने के लिए आपको पहले खुद को समझना होगा, मतलब आत्मा को समझना होगा। खुद को समझो, इसका रिलेशन क्या, इसके साथ ये समझो, और इसके बेसिस पे सारी फिलोसफी डेवलप हुई है ना। वेदांता, विशिष्ट वेदा, अद्वैता, ये जो तीनों चारों फिलोसफी है, अद्वैत, विशिष्ट वेद, है ना, ये जो फिलोसफी है ये इसी के बेसिस पे डेवलप हुई। इसको ही वेदांता फिलोसफी कहा जाता है कि क्या रिलेशन है ब्रह्म में और आत्मा में। ये मैंने डिस्कस किया, डिटेल में बताया मैंने आपको ये जो फिलोसफी है इसको ना, जब हमने उपनिषद वगैरह को डिस्कस किया था वैदिक एकदम शुरुआत के जो लेक्चर्स है वो थोड़ा देखो उठा के, वहाँ पे मैंने डिटेल में बताया कि क्या रिलेशन है, कैसा है, ये सब फिलोसफी है ना। फिर कन्नड़ा जो वैशेषिक सूत्र है ना, इसने was written between 2nd century BC to 1st century CE, is an exposition on the pluralistic realism, which means that it aims at classifying and explanation of special features of the multiple things that exist in the world. ठीक है, एटम्स की थ्योरी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, अभी थोड़ा समझते हैं। अभी यहाँ पे क्या बोला गया कि यहाँ पे बोला गया कि जो सोसाइटी है ना, या फिर जो वर्ल्ड है दुनिया, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे कि बस 2 चीज़ें बताई गई है ना, लेकिन ये बोलते कि नहीं मल्टीपल थिंग्स एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। और मल्टीपल मतलब प्लूरलिज्म की थ्योरी है। विशिष्ट वेद, अभी ये मुझे याद नहीं आ रहा, विशिष्ट वेद अद्वैत है, ठीक है, एक काम करते हैं, ये जो है ना आपका लिटरेचर वाला जो पोर्शन है कितना कि ये हम अलग से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि थोड़ा इसको मुझे समझना मतलब एक बार रिवाइज करना होगा, पढ़ना होगा, मुझे भूल गया थोड़ा क्या है, ये याद नहीं आ रहा अभी विशिष्ट वेद वगैरह की। तो इसको क्योंकि फिलोसॉफिकल है ना ये, तो फिलोसॉफिकल थोड़ा पहले देखना पड़ेगा मुझे एक बार, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएंगे, गलत नॉलेज नहीं पहुँचना चाहिए। तो ठीक है, हम इसको लिटरेचर जो है ना इसको वापस से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आज हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया। अभी हमारा क्या बचता है, अभी हमारा बचता है सिर्फ लिटरेचर बचता है, साइंस बचता है, ठीक है। ये आर्ट आर्किटेक्चर का, इसको तो हम इसके सेपरेट सीरीज आने वाले, कल्चर हम यही डिस्कस कर रहे हैं, कल्चर, लिटरेचर, साइंस।
जो डेवलपमेंट ऑफ रिलीजन है, यहाँ पे मायना, यही कल्चर है हमारा। तो इकोनॉमी हमारी बची इकोनॉमी, ये टॉपिक एक, और लिटरेचर एंड साइंस वगैरह हो जाएगा हमारे 4-5 लेक्चर में। तो ठीक है, थैंक यू फॉर डिस्कशन। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, वहाँ पे हम जो हमारे बचे हुए टॉपिक्स है उसको डिस्कस करते हैं।